Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, we continue with the unit number 5th, the nursing management of the childhood illness. In this, we discussing about the gastrointestinal disorders in the children. In this, we completed with the many of the congenital alteration regarding the gastrointestinal system in the children. Next, today we continue with the another congenital disorder, that is the heading is the intussusception. ठीक है, means intussusception we discussing about the congenital disorders regarding the gastrointestinal disorder. Its introduction phase, it is and the congenital GI tract disorders, means ये भी एक बर्थ के टाइम से अवेलेबल होने वाला एक congenital और जो congenital GI tract का एक डिसऑर्डर है as characterized by, ठीक है, मींस इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, तो इस इट कैरेक्टराइज्ड बाय द टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है, मींस टेलीस्कोपिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के अंदर अटैचमेंट हो जाना. ठीक है, एज एग्जांपल आप देखिए कि ये नॉर्मल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, और डायग्राम के अंदर आपको दो डायग्राम होते हैं, उसको आपको दिख रहे हैं. ठीक है, तो डायग्राम फर्स्ट ये नॉर्मल क्राइटेरिया को शो ऑफ कर रहा है. ठीक है, ये जो नॉर्मल क्राइटेरिया, इसके अंदर आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे. ये जो स्मॉल डायग्राम इसके अंदर दिख रहा है. ठीक है, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और ये जो लार्ज पोर्शन आपको दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन वो आपस में स्मॉल जो कंटिन्यूटी के अंदर जो कनेक्टेड रहती है. ठीक है, और देन नेक्स्ट इस इंटरससेप्शन वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि एक कंजेनिटल प्रॉब्लम होने की वजह से एज कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या होता है कि टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है, मींस टेलीस्कोपिंग का मतलब ये होता है कि इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाता है. ठीक है, मींस एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, जैसे कि ये पोर्शन था ऐसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर था. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ एकदम चला जाता है. ठीक है, अंदर की तरफ ये मुड़ जाता है. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कुछ पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ मुड़ जाता है. ठीक है, तो इसी कंडीशन को टेलीस्कोपिंग के नाम से जाना जाता है. ठीक है, मींस किसी जो अंदर वाले ट्यूब वाले स्ट्रक्चर के अंदर बड़े वाले पोर्शन के अंदर उसी का अंदर की तरफ मुड़ जाना. ठीक है, जो डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अंदर की तरफ मुड़ जाना. ठीक है, अंदर की तरफ धंस जाना, तो इसी को हम टेलीस्कोपिंग के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जो इंटरससेप्शन का मीनिंग होता है कि congenital disorder as characterized by the telescoping of the intestine. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर the small into the large, means small intestine होगी वो telescoping into the large intestine. ठीक है, and into each other and portion and it leads the actual pathway narrowing. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्चुअल में पाथवे होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना, मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए. ठीक है, कंटिन्यूटी के अंदर होना चाहिए. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर ईच अदर जो एक दूसरे का जो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो एक दूसरे के अंदर धंस जाएगा. तो इसके धंसने की वजह से क्या होगा कि पोर्शन एंड इट्स लीड्स द एक्चुअल पाथवे नैरो, और एक्चुअल में जो उसका जो रास्ता होता है ठीक है वो नैरो हो जाता है. ठीक है, और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो क्रिएट होने लग जाता है. ठीक है, और आप कंपैरिजन कीजिए कि ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन का नॉर्मल कंडीशन के अंदर रास्ता होता है वो नॉर्मल इक्वल होता है. ठीक है, इसके अंदर कोई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो उनका जो रास्ता होता है मतलब उनका जो पाथवे होता है. ठीक है, वो पाथवे होता है बहुत कुछ ज्यादा ही नैरो या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, उस जगह के ऊपर
ट्यूमर वगैरह भी उसके अंदर डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे। लास्ट स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ जो पोर्शन होता है वो एक ट्यूमर का फॉर्म भी उसके अंदर ले सकता है, और ट्यूमर की वजह से बहुत ज्यादा ही उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। और मे चांस ऑफ द इन्फ्लामेशन दे, ठीक है, और उसी जगह के ऊपर अंदर की तरफ धंसने की वजह से किसी जगह के ऊपर इन्फ्लामेशन या फिर कोई इंजरी होने का भी चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। मीन्स धीरे धीरे उसी जगह के ऊपर प्रेशराइज या फिर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो डिफेक्ट होने, जो लेयर्स के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से इसी की जगह के ऊपर इन्फ्लामेशन हो सकता है, और जो इंजरी वगैरह होने का भी चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Okay, so these were about the introduction phase regarding the meaning of the intussusception, ठीक है। Means ये intussusception एक इंटेस्टाइन का, इट मीन्स द GI ट्रैक्ट का एक डिसऑर्डर होता है जो बर्थ के टाइम से ही अवेलेबल रहता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से उनका जो पाथवे होता है वो पाथवे वो एकदम नैरो हो जाता है, ठीक है। और इसके वजह से धीरे धीरे एंड स्टेज के अंदर में भी कोई ट्यूमर का फॉर्मिंग हो सकता है, ठीक है, या फिर उस जगह के ऊपर इंजरी हो सकती है, इन्फ्लामेशन कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। और इसकी वजह से उसकी जगह पे जो अबनॉर्मलिटी होती है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। Okay, so this is all about the introduction phase and the meaning of the intussusception condition in the children's. Then next one, the after the introduction phase regarding the intussusception, then next one the causes, means the causative factors which may lead the condition of the intussusception, ठीक है। As its causes are the same as other congenital disorders, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एज इससे पहले जो congenital disorders के अंदर जो हमने causes इसके अंदर हमने जो डिस्कस किए थे, ठीक है, तो सेम एज वो भी इस कंडीशन को भी अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो these are the following as like a genetic factors, ठीक है, मतलब genes and the chromosomes alteration and the mutation which may leads the congenital disorder, ठीक है, and the maternal infection, ठीक है, as the pregnancy, ठीक है, at the time of the pregnancy if the mother is suffered from any severe या फिर communicable disorder which may transferred या फिर indirectly affect during the organogenesis of the children, ठीक है। मीन्स मदर के अंदर जैसे कि हमने ऑलरेडी बता के रखा है कि इन्फेक्शन होता है जब मदर प्रेगनेंसी होती है, तो उसी टाइम के अंदर उसका ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब चिल्ड्रंस का ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली वो जो डिजीज होती है, जो इन्फेक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस चिल्ड्रंस के अंदर सफर्ड उनको कर देता है, ठीक है, तो उसके अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी अबनॉर्मलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है। The next one, the maternal abusing of the drugs, ठीक है, means if the time of the pregnancy, if the mother is performing the drug abuse, ठीक है, मतलब उसको drug abuse के उसके habits है, ठीक है, तो contact with the drug abuse condition it may leads the alteration in the organs formation, ठीक है, मतलब organs का फॉर्मेशन वो इनडायरेक्टली उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन फॉर्म के अंदर अराइजेस हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है, इफ द मदर इज तो फॉलोइंग द ड्रग एब्यूज, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मैटरनल लाइफस्टाइल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी इफ द मदर फॉलो अप इन द हार्मफुल लाइफस्टाइल एज लाइक ड्रग एब्यूज, ठीक है, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड द फास्ट फूड एंड अदर lifestyle, ठीक है, that may affect the indirectly in the development of the children, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका ऑर्गन का फॉर्मेशन या फिर इनडायरेक्टली उसके चेंजेस जो फिजियोलॉजी पोर्शन के अंदर भी अराइज कर सकती है, ठीक है, तब वो मैटरनल लाइफस्टाइल भी इस कंडीशन को अराइज कर सकती है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच मे अराइज द congenital disorder as a intussusception in the children's. The next one, the
after the etiological factors regarding the intersusception condition, the next one the pathophysiology regarding the intersusception condition. ठीक है, as like the following: a baby with the intestinal टेलीस्कोपिंग, ठीक है, मीन्स एक बेबी है जिसको इंटेस्टाइनल टेलीस्कोपिंग वाली कंडीशन है, ठीक है, मीन्स इंटेस्टाइनल जो नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होने की बजाय इसके अंदर अबनॉर्मलिटी है कि वो इस साइड का उसके अंदर अपीयरेंस उसके अंदर या फिर उसका ऐसा फिजियोलॉजी उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। The 3 layers of the intestine, ठीक है, मतलब bowel it means कि intestine, ठीक है, intestine के जो तीनों लेयर, ठीक है, आउटर, मिडल और डिस्टल एंड, मतलब सबसे अंदर वाली, ठीक है, अंदर वाली जो डिस्टल वाली जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो इसके अंदर अफेक्टेड होती है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर पड़ता है, जो तीनों बॉवल की जो लेयर्स होती है। मीन ऐसा कंडीशन यदि कंडीशन एनालिसिस हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर जो इंटेस्टाइन के जो तीनों लेयर्स होती है उन लेयर्स के ऊपर इनडायरेक्टली होता है वो अफेक्ट होता है, वो पड़ता है, ठीक है। In this the mesenteric vessels, ठीक है, become constricted, ठीक है, मीन्स इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक वर्ड टर्म के नाम से बोलते हैं mesenteric vessels, ठीक है। तो mesenteric जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लग जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर द mesenteric vessels become constricted, मतलब उन वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, लेट्स द एडिमा, ठीक है, उसी जगह के ऊपर जो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से इस जगह के ऊपर एडिमा वाले मतलब उस जगह के ऊपर सूजन आ जाएगी, ठीक है, वो एरिया होगा वो बहुत ही स्वेलिंग हो जाएगा और अल्टर द पेरिस्टाल्टिक और इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन का जो स्लाइडिंग वाला जो स्लोली जो मूवमेंट होता है उसको जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का उसके अंदर अल्टरेशन आ जाएगा। अल्टरेशन क्यों आएगा कि इसी जगह के ऊपर टेलीस्कोपिंग होने की वजह से जो बॉवल की जो तीनों लेयर्स होती है उसके ऊपर इफेक्ट होता है, वो पड़ता है, ठीक है, और इसी की इफेक्ट होने की वजह से उसी जगह के ऊपर एडिमा वाली कंडीशन अराइज हो जाती है, मतलब सूजन आने लग जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसकी वजह से जो बॉवल का जो पैटर्न मतलब जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है वो इस कंडीशन के अंदर इफेक्टेड होता है, ठीक है, और धीरे धीरे इस कंडीशन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और फॉर्म द गैंग्रीन एंड द पेरिटोनाइटिस, ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो गैंग्रीन मतलब जो सेल होती है वो पूरी तरह से इस जगह की पूरी तरह इन्फ्लामेशन होने के बाद में लास्ट स्टेज के अंदर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब बहुत ही ड्राई होके वो डैमेज होने लग जाती है, ठीक है, परमानेंटली, तो उस कंडीशन को हम गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गैंग्रीन का मतलब पूरी तरह से किसी जो सेल का पूरी तरह से डैच होके पूरा ड्राई हो जाना, ठीक है, तो उसको हम गैंग्रीन, और उसके बाद में जो गैंग्रीन बनने के बाद में ये इंटेस्टाइन होती है जो ऊपर की जो एब्डोमिनल की जो लेयर्स होती है, ठीक है, मतलब एब्डोमिनल की जो ऑर्गन की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग तक भी पहुंचने लग जाता है, ठीक है, मतलब पेरिटोनियल जो लेयर है उसका भी इन्फ्लामेशन वो कर सकता है, ठीक है, तो इसकी वजह से पेरिटोनाइटिस कंडीशन भी इसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। एट लास्ट में अराइज द शॉक, ठीक है, मतलब इसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में भी जा सकता है, ठीक है, इसी कंडीशन के अंदर एडिमा कंडीशन होने की वजह से इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन से धीरे धीरे बेबी होता है वो शॉक वाली कंडीशन, ठीक है, शॉक का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक नहीं, ठीक है, इस जगह के ऊपर शॉक का मतलब ये होता है कि वो बेहोश हो जाना, ठीक है, मतलब पूरा बेहोश होने की वजह से कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से लास्ट के अंदर शॉक वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी और इसी शॉक वाली कंडीशन की वजह से उस बेबी का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। Okay, so these all about the GI tract mechanism occurring in the intersusception condition children.
Okay, then next one, after the pathophysiology regarding the intersusception condition, then next heading, the clinical manifestation which can be notified in the baby with this condition. Okay, here are the following symptoms we can identify. The first one, the colicky pain and the loudly crying. ठीक है, means colicky मतलब एक जो लैटिन वर्ड colic stands for the इंटरसाइन, ठीक है, या फिर एब्डोमिनल, ठीक है। तो इंटरसाइन या फिर जो एब्डोमिनल वाले एरिया के अंदर जो पेन होता है, तो उस जो ग्रीक वर्ड होता है या फिर उसको एक टर्म के हिसाब से कॉलिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वर्ड कॉलिक का मतलब होता है एब्डोमिनल या फिर इंटरसाइन, ठीक है। तो कॉलिक की पेन का मतलब होता है कि एब्डोमिनल उसके अंदर पेन होता है, ठीक है। और इसी पेन की वजह से जो बेबी होगा वो लाउडली क्राइंग करता है, ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा तरीके से वो लाउडली तरीके से रोता है, ठीक है। तो कोलिक वर्ड कोलिक का मतलब होता है एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल एरिया, ठीक है। तो उसी जगह के ऊपर पेन होता है और इसकी वजह से बेबी होगा वो लाउडली मतलब जोर जोर से रोता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिहाइड्रेशन कंडीशन, मतलब इसी कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन वाला स्टेट होता है वो अवेलेबल होता रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, क्योंकि वाटर का हाइड्रेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, क्योंकि जो खाने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए जो रास्ता होगा वो नैरो या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जेली लाइक स्टूल, ठीक है, मतलब जो स्टूल जो वेस्ट प्रोडक्ट वो जितना भी थोड़ा बहुत भी बनता है, ठीक है, पर उसके अंदर जो म्यूकोसा होगी इस जगह के ऊपर जो टेलीस्कोपिंग वाला पार्ट है, मतलब अंदर की तरफ जो मुड़ा हुआ जो पार्ट है उसकी जो म्यूकोसा होगी या फिर जो फैट उसके साथ में स्टूल के साथ में होता है, तो वो फैट होता है उसके अंदर ज्यादा अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्टूल बनेगा वो जेली के टाइप का, मतलब एक जेल लाइक सब्सटेंस उसके अंदर म्यूकोसा उस स्टूल के साथ में मिक्सअप होने की वजह से जो स्टूल होगा वो एकदम जेली के जैसा हमको दिखेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट रिबन स्टूल, ठीक है, रिबन लाइक स्टूल का मतलब एक जो रिबन होती है, ठीक है, उस रिबन के जैसा एक पतला सा जो जैसा स्टूल होगा वो बनता है, ठीक है। इसका रीजन, ये स्टूल बनने का रीजन क्या हो सकता है कि आप देखिए कि ये इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर टेलीस्कोप होने की वजह से इसके यहाँ से जो स्टूल निकलेगा तो वो बहुत ही पतला सा निकलेगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो पतली वाली जगह से स्टूल यदि बनेगा, ठीक है, तो ये स्टूल इसमें से यदि गुजरेगा तो स्टूल होगा वो एकदम पतला, मतलब इस जो रिबन की जैसा उसके अंदर बनता है, ठीक है। तो इसी की वजह से टेलीस्कोपिंग वाली सिचुएशन होने की वजह से जो स्टूल बनता है वो रिबन के जैसा एकदम पतला सा उस लेयर्स के अंदर अवेलेबल रहता है, मतलब उसके अंदर से हमको नोटिस करने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सॉसेज मास पैल्पेबल, ठीक है, सॉसेज मास पैल्पेबल उसके अंदर होता है। पैल्पेबल का मतलब कि वो जिस इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर जो अब्नॉर्मलिटी हुई है तो उसी जगह के ऊपर जो सॉसेज नाम का जो एक प्रोडक्ट जो खाने का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो इसी शेप का एक खाने का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसी टाइप का जो एक खाने का प्रोडक्ट होता है जिसको सॉसेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी शेप का जो सॉसेज शेप का जो पैल्पेबल मास का मतलब हमको ऐसा हमको टुकड़ा हमको फील होता है कि सॉसेज शेप का जो टुकड़ा होता है वो हमको इस जगह के ऊपर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस टेलीस्कोपिंग वाली सिचुएशन की वजह से इसी जगह जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के ऊपर हम ऐसे पैल्पेबल मतलब थोड़ा बहुत दबाते हैं, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर दबाने की वजह से सॉसेज शेप का जो मास, ठीक है, मतलब सॉसेज का मतलब एक खाने का प्रोडक्ट होता है जो ऐसा हमको दिखता है, ठीक है। तो इसी टाइप का जो मास होता है वो हमको ऐसे फील होता है, ठीक है। तो सॉसेज मास कैन बी पैल्पेबल, ठीक है, जो जेली लाइक स्टूल बनेगा और उसके अंदर जो रिबन लाइक का स्टूल होता है उसके अंदर निकलेगा, ठीक है, और
स्वासिस नाम का प्रोडक्ट होता है उसके जैसा उस जगह के ऊपर हमको पैल्पेबल फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिलियरी वॉमिटिंग, ठीक है। बिलियरी वॉमिटिंग का मतलब कि वॉमिटिंग होगी वो इंटेस्टाइन वाला कंटेंट तक पहुंच जाती है, तो इंटेस्टाइन वाला थोड़ा बहुत कंटेंट वो उस वॉमिट के साथ में बाहर आएगा। तो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर बाइल नाम का प्रोडक्ट होता है वो उसके साथ में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। मतलब जब भी खाना होता है वो इंटेस्टाइन वाले एरिया के तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर पहुंचने के बाद में एक जो उस खाने के कंटेंट के अंदर बाइल नाम का प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो उसी बाइल नाम का कंटेंट उसके साथ में होने की वजह से जब जीआई ट्रैक्ट के द्वारा वापस फोर्सफुली उसको खाने को बाहर वॉमिट के फॉर्म के अंदर निकला जाएगा, तो उस वॉमिट कंटेंट के अंदर बाइल का नाम का प्रोडक्ट उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर बिलियरी वॉमिटिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। इससे पहले जो हमने कंडीशन पढ़ी थी पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। यदि आपको याद हो तो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही वो डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि खाना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो साइन एंड सिम्टम हमने लिखाया था नॉन बिलियरी वॉमिटिंग, ठीक है। नॉन बिलियरी वॉमिटिंग का मतलब कि इसके अंदर बाइल नाम का प्रोडक्ट होता है वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। इफ द फूड रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और द लार्ज इंटेस्टाइन देन द वॉमिटिंग इज अराइज इन दिस वे found the byproduct, ठीक है। Then we call as the biliary vomiting, ठीक है। If the vomiting is arise from the stomach area, ठीक है, स्टमक वाले एरिया से ही वापस वो फूड प्रोडक्ट यदि एक्सपेल आउट होता है, ठीक है, then we call the non biliary vomiting, ठीक है। Then next one the abdominal pain, ठीक है। abdominal या फिर कोली की पेन होता है उसकी जगह पे हो सकता है मैलेंसी, ठीक है। द टर्म मैलेंसी का मतलब कि स्टूल के साथ में जो ब्लड का आना, ठीक है। ब्लड के टाइप का जो स्टूल होता है मतलब जिसके अंदर खून अवेलेबल होता है, इसी जगह के ऊपर इन्फ्लेमेशन मतलब लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़े, इन्फ्लेमेशन उस जगह पे हो जाता है, ठीक है। गैंग्रीन या फिर वो टिश्यू होता है वो डैमेज होने की वजह से उसके साथ साथ स्टूल के साथ साथ में ब्लड होता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, जो हमको दिखता है, ठीक है। तो उसी की कंडीशन को हम मैलेंसी या फिर मेलेना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैलेंसी मतलब द ब्लड इन द स्टूल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फटीग, डायरिया एंड द फीवर। इस कंडीशन के अंदर थकान हो सकती है, डायरिया वाले कंडीशन की वजह से सारा फ्लूइड उनका लॉस हो सकता है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी से सारा फ्लूइड होता है वो चला जाएगा, डायरिया के जो फॉर्म में भी जा सकता है, वॉमिटिंग होगी तो उसके फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। एंड फीवर मतलब इन्फ्लेमेशन कंडीशन या फिर अदर कोई गैंग्रीन फॉर्मेशन, पेरिटोनियल इंफेक्शन होने की वजह से उसके अंदर फीवर वाले कंडीशन भी हम नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स चिल्ड्रंस के अंदर इंटरसेप्शन वाले कंडीशन के अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं। Okay, then next one now after the clinical manifestation notify in this baby with the intersusception. Then next one we find out the confirmation and the diagnosing the intersusception condition, ठीक है। On the basis of the clinical manifestation we can't able to clarify the actual state of the intersusception, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन के अंदर हमको साइनिक सिम्टम्स के हिसाब से हम इसको कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो हमको एग्जैक्ट उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए जो लैबोरेटरी जो डायग्नोस्टिक मेजरमेंट्स होते हैं वो इसके ऊपर हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। सेम हिस्ट्री जो उसके जो पास्ट की जो फाइल्स होती है, एंटीनेटल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ में जो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, उनके इंफॉर्मेशन हमको शेयरिंग करते तो उनसे हमको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हमको चेकआउट करते हैं, ठीक है। और
जो अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी जो रेडियो एक्टिव जो रेस के द्वारा हम उसको इमेजेस को आइडेंटिफाई करके उसका कंफर्मेशन हम कर सकते हैं कि इंटरसेप्शन वाली कंडीशन ही उसके अंदर अवेलेबल है। Then next, after the diagnostic measurement, actually the clarification and the confirmation of the interception condition, the next one we planning for the manage this situation। ठीक है, मीन्स जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा एग्जैक्ट इसको कंफर्मेशन करने के बाद में इस कंडीशन को कैसे हैंडलिंग, उसको सिचुएशन को कैसे रिड्यूस करना है, मैनेजमेंट को प्लानिंग उसके अंदर करते हैं। ठीक है, बट एज अर्ली स्टेज, ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज के अंदर बेबी का बर्थ होने के बाद में यदि कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बस थोड़ा फॉर अ वीक, मतलब एक वीक के लिए हमको उसके अंदर वेट करना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। मतलब एक हफ्ते के अंदर ये कंडीशन अराइज होती है बट ऑटोमेटिकली सेल्फ ही वो रिजॉल्व हो जाती है, मतलब अपने आप ही ठीक हो जाती है। इंटरसाइन वाला टेलीस्कोपिंग वाली हुई थी तो इस कंडीशन के लिए ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ठीक है, तब तक हमको वेट करना है। ठीक है, यदि जो स्टूल का जो ब्लड उसके अंदर आ रहा था, स्टूल के अंदर यदि ब्लड का कंटेंट अवेलेबल हो रहा था तो हमको इंडिकेट करता है कि ऐसी कंडीशन अभी भी बनी हुई है। ठीक है, बट स्टूल का कलर यदि ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, मतलब एक वीक के अंदर स्टूल का कलर डे बाय डे उसके अंदर वेरिएशन आने लग जाती है, तो वो हमको इंडिकेट करता है कि ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सही से इस कंडीशन के अंदर सॉल्व हो गई है। ठीक है, बट नहीं होती है तो उसके बाद में सर्जिकल प्रोसेस, जो सर्जरी के द्वारा इसको पोर्शन को हमको कट करके इस पोर्शन को हमको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब सर्जिकल हमको उसको टीट कम कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट एक अदर प्रोसीजर इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन का मतलब होता है कि जो एनएस वाला रूट होता है तो उसी जगह पर जिस साइड से वो टेलीस्कोपिंग हुआ है तो उस टेलीस्कोपिंग वाली जगह से जो फ्लूइड होता है वो इंडिकेट, मतलब इसके अंदर इंसर्ट किया, यहाँ से फ्लूइड होता है वो इंसर्ट किया जाएगा और फ्लूइड की वजह से ये वाला पोर्शन इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, मतलब फ्लूइड यहाँ से ज्यादा हमको दिया जाएगा एनीमा के रूट्स के द्वारा, तो ज्यादा फ्लूइड दिया जाएगा तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और फ्लूइड का प्रेशर लगने की वजह से ये नॉर्मल के कंडीशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम हाइड्रोस्टैटिक जो रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के द्वारा इस कंडीशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द कंजेनिटल अल्टरेशन रिगार्डिंग द इंटरसेप्शन इन द चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।